हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी बातें हम लोग एक्स्ट्रा में भी आज पढ़ने वाले हैं। एज हम लोगों ने मीनिंग लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स का देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हमारे वॉन्ट्स कैसे थे? रिसोर्सेज कैसी थी? टू फुलफिल दैट अनलिमिटेड वॉन्ट्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज व्हाट वी डू। यहाँ तक का मीनिंग हमने पढ़ लिया था। इसके बाद कुछ कंसेप्ट हमारा बचा है तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसको आप एक्स्ट्रा के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि एज सच आपके मॉड्यूल में ये चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन ये मीनिंग में कंसिडर की जाती है। इसलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन और हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये हम डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आज देखेंगे। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग के पहले का पार्ट है। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, उससे पहले एंड्स हमारे क्या होते हैं? ह्यूमन वांट्स, और मीन्स हमारे क्या होते हैं? रिसोर्सेज। ठीक है, तो एंड्स को हम किसके जरिए फुलफिल करते हैं? मीन्स के जरिए। ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक के सबको समझ में आया? चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के साथ। अब एक्चुअली कैसा है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसी एक बंदे ने नहीं दी है, अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है, और वो भी जनरेशन वाइज। सबसे पहले एडम स्मिथ साहब आए, फिर उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल बोला तेरे को क्या आता, मैं देता डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल जी आ गए। फिर उसके बाद बाकी लोगों को भी बहुत ताव आ गया कि ये क्या बताएंगा, मैं बताता इसको डेफिनेशन क्या आती, लाइनल रॉबिन्स आ गए। फिर उसके बाद आगे पॉल सैमुएल्सन। ऐसे करके 4 डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की कीर्ति क्या हुई? फेमस हुई। ठीक है, यानी 1 by 1 जनरेशन वाइज, एरा वाइज डेफिनेशंस क्या हुई? आती गई। समझ में आया आप लोगों को? एक के बाद एक सब लोगों ने एक दूसरे का देख के जो उनको बेटर लगा कशिश, उनने वो डेफिनेशन क्या करी? आपको प्रेजेंट करी। समझ में आया आप लोगों को? तो ऐसे ही ऑथर्स की डेफिनेशन हम लोग 1 by 1 आज क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, समझ में आया? उसमें सबसे पहले आते हैं आपके एडम स्मिथ साहब। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक का नाम था नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इनने अपनी एक खुद की बुक लिखी थी जिसका नाम था नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। एडम स्मिथ की बुक का नाम नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776, यानी 17th एरा में ये आए थे अपनी डेफिनेशन को लेके। कौन सी बुक में कीर्ति? इनकी बुक में नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ का कहना था कि इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स किसका स्टडी है? वेल्थ का। यानी वो बोल रहा है अगर आपकी इकोनॉमी में वेल्थ है तो आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, और आपकी इकोनॉमी अगर किसी चीज से रिलेट करती है तो वो है वेल्थ। हाँ, और एक चीज सब लोगों का एक मिसकंसेप्शन आज मैं दूर करती हूँ। वेल्थ यानी सिर्फ पैसा नहीं होता। वेल्थ इज अ वाइडर कंसेप्ट। वेल्थ इंक्लूड्स मनी भविष्य। वेल्थ में पैसा क्या होता है? इंक्लूड होता है। मनी इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ रिया। ठीक है, मनी इज नॉट वेल्थ, मनी इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ। वेल्थ यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें आपका मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, सब चीजें आती हैं। ठीक है, समझ में आया? देख, एक होना, एक सिर्फ पैसा होना और एक जमीन जायदाद होना, सब कुछ होना, वो एक बात अलग हो गई। जायदाद में पैसा इंक्लूडेड होता है, संपत्ति में पैसा क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। समझ में आया? यानी और अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज अ वाइडर टर्म। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको वेल्थ को समझना है। तो वेल्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो एडम स्मिथ का कहना ये था कि इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ स्टडी ऑफ वेल्थ। आप वेल्थ के बारे में अगर स्टडी कर लेंगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? इकोनॉमी का बारे में स्टडी समझ में आ जाएगी। यानी अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आप क्या पढ़ लीजिए? वेल्थ पढ़ लीजिए। समझ में आया आप लोगों को? सो क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, अकॉर्डिंग टू वापिस से, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अकॉर्डिंग टू, यानी एडम स्मिथ के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ इन हिज बुक नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। पहली डेफिनेशन समझ में आई। अब वो कौन थे? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। वो कौन थे बेटा? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे।
अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि कौन है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, जो कि कौन है, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, कभी कभार इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ जाता कि ये कौन सा इकोनॉमिस्ट है, नियो क्लासिकल है कि क्लासिकल है। तो एडम स्मिथ क्या है आपके, क्लासिकल है। ठीक है, उनको क्लासिकल डांस आता, और एल्फ्रेड मार्शल कौन है आपके, नियो क्लासिकल, इनको सेमी क्लासिकल आता होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कुछ नहीं, हम लोग जस्ट वी आर मेकिंग अवर कंसेप्ट क्लियर टू रिमाइंड इट, टू लर्न इट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये नियो क्लासिकल कौन है बेटा आपके, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल बोलता है एडम स्मिथ सुन ले मेरी बात, तू पगला है। मेरे को क्या पता उनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था, मैं तो बस आपको बता रही हूँ। ऐसा एल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ को बोला होगा कि तू पगला है। अब वो बोला भाई क्यों, मैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ, पगला हो गया, मेरे को पगला बोल रहा, मैं फादर हूँ बोले। तो एल्फ्रेड मार्शल का बोलना था कि एडम स्मिथ आपने जो डेफिनेशन दिया वो आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ स्टडी ऑफ वेल्थ। क्या संस्कृति, इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ स्टडी ऑफ वेल्थ। लेकिन ये बोलता है, एल्फ्रेड मार्शल बोलता है कि वेल्थ के साथ साथ वो ऑर्डिनरी मैन की ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर की भी स्टडी है। समझ में आया, मतलब क्या कि सिर्फ वेल्थ कंसिडर नहीं कर सकते, आपको ह्यूमन वेलफेयर भी कंसिडर करना पड़ेगा। अभी क्योंकि इकोनॉमी तो ह्यूमन से चलती है ना, इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है टीशा, ह्यूमंस के बिना इकोनॉमी चलेगी क्या, नहीं चलेगी क्या नवीन, नहीं। तो ह्यूमंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इकोनॉमी, उसके बारे में भी ख्याति हमको सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो एल्फ्रेड मार्शल का बोलना था, मैं अग्री कर रहा, पापा तुम बुरा मत मानो, मैं अग्री कर रहा, वेल्थ की स्टडी तो है, लेकिन मटेरियल वेलफेयर की भी स्टडी है, यानी ह्यूमन वेलफेयर की भी स्टडी है, ऑर्डिनरी मैन की भी क्या है, स्टडी है, कि किस तरीके से ऑर्डिनरी मैन अपनी वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं। यानी आप समझ में आया, यानी अल्फ्रेड मार्शल ने वेल्थ को क्या बोला, आई अग्री सर, यू आर फादर, यू आर पप्पा, मैं आपकी पोजीशन नहीं ले रहा, बट मैं ये बोल रहा कि वेल्थ के साथ साथ इट इज अ स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन वेलफेयर। अब समझ में आया, यानी वेल्थ में और एक एडिशन हो गया मटेरियल वेलफेयर, और उनकी बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल की बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। समझ में आया। अच्छा, ये जो अदर मैंने लिख के रखा है, अदर ऑथर्स दैट इज रिकार्डो, मिल, मैल्थस, ये लोगों ने एडम स्मिथ की थ्योरी को सपोर्ट किया। उन लोगों ने और उस चीज को डिटेल में स्टडी किए, जो वेल्थ की डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी उसी को उन लोगों ने और स्टडी किया, और उसी के बारे में उन लोगों ने पढ़ाई की, मतलब उसी की डेफिनेशन का पार्ट वो लोग थे। और यहाँ पे जो अदर लिखे हुए जैसे कि थॉमस केन्स और पिग, इन लोगों ने किसकी स्टडी को सपोर्ट किए, एल्फ्रेड मार्शल की स्टडी को सपोर्ट। जमा कि एक बार और जमा, ठीक, गुड। तो एल्फ्रेड मार्शल कौन थे, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जिनने डेफिनेशन दी कि इकोनॉमिक्स वेल्थ के साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर की भी स्टडी है, और उनकी बुक का नाम क्या था कशिश, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जमा, गुड। अब आते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न नाम ही मॉडर्न है ना, लाइनल रॉबिन्स। ठीक है, तो अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है लाइनल रॉबिन्स, इनने बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग। सिंपल भाषा में अगर मैं तुमको बताऊं तो लाइनल रॉबिन्स ने एंड्स एंड मीन्स के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। एंड्स एंड मीन्स मतलब क्या, वॉन्ट्स एंड रिसोर्सेस के बीच का रिलेशनशिप उन्होंने एक्सप्लेन किया। उनने ये बोला टीशा कि आपकी रिसोर्सेस कैसी है, केतकी लिमिटेड है, स्केयर है, आपके वॉन्ट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड है, गुनगुन। तो आपके अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस से पूरा करने के लिए नवीन की फ्रेंड को क्या करना पड़ा था, चॉइस मेकिंग करना पड़ा था। तो चॉइस मेकिंग की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा गया है, किसकी भाषा में, लाइनल रॉबिन्स के बाद।
लाइनल रॉबिन्स कहता है कि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज द रिसोर्सेस, हाउ यू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेस फॉर अनलिमिटेड वांट्स, हाउ यू विल मेक द चॉइसेस। आप किस तरीके, ये इसी सब की स्टडी को आप इकोनॉमिक्स कहते हो, ऐसा किसका कहना है? लाइनल रॉबिन्स। चॉइस मेकिंग की स्टडी को ही क्या कहा गया है? इकोनॉमिक्स कहा गया है। ऐसा कौन बोल रहा है? लाइनल रॉबिन्स बोल रहा है। एक बार और बताऊं क्या कीर्ति? लाइनल रॉबिन्स क्या बोल रहा है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। रिसोर्सेस और वांट्स के बीच में क्या है? रिलेशनशिप है, क्योंकि एज हमारी रिसोर्सेस लिमिटेड है और वांट्स कैसे है? अनलिमिटेड है। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेस को अनलिमिटेड वांट से पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? चॉइस मेकिंग, जिसको हम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस भी बोलते हैं। तो उसी की स्टडी को लाइनल रॉबिन्स की भाषा में इकोनॉमिक्स कहा गया है। वेरी सिंपल, जो हम लोग पूरा कंसेप्ट पढ़े ना केतकी इकोनॉमिक्स का, उसी को एक्सप्लेन किया है लाइनल रॉबिन्स ने। उसका बोलना ये है कि वेल्थ एंड वेलफेयर इज अ पार्ट डिफरेंट थिंग। आप स्पेसिफिकली सिर्फ उसी की बात नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चॉइस मेकिंग, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अवेलेबल क्या है? इसमें दोनों बातें आ गई ना। इकोनॉमिक्स में अवेलेबल क्या है? रिसोर्सेस, और ह्यूमंस की क्या है? वांट्स। यानी दोनों ले लिया ना उनने। रिसोर्सेस के जरिए अगर प्रॉपरली अगर हम हमारी वांट्स को पूरा कर लेते तो वेल्थ अपने आप बन जाएगी, वेल्थ अपने आप बन जाएगी, तो इकोनॉमी अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। यानी लाइनल रॉबिन्स ने बहुत सोच समझ के डेफिनेशन दिया एक्चुअली में, कि हमारी इकोनॉमी में बेसिकली होता यही है। सोच के देखो ना, होता यही है ना, हमारे आसपास प्रैक्टिकली भी यही हो रहा है। रिसोर्सेस कैसी है? वांट्स कैसे हैं? हम लोग क्या करते हैं? चॉइस मेकिंग, बराबर है ना। तो उसकी स्टडी क्या है? इकोनॉमिक्स। समझ में आया आप लोगों को? और उनकी बुक का नाम क्या था? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932। समझ में आया? समझा? चलिए, अब उसके बाद लास्ट डेफिनेशन आपकी पॉल सैमुएल्सन। अब ये जो सैमुएल्सन सर है, इनने बोला कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी इकोनॉमी में एक्चुअली देखिए, सब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे ना। ये हो गया तो ये अपना लेके आया ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन हो गया तो चॉइस मेकिंग आया, चॉइस मेकिंग आया तो जब हम आगे बढ़ते गए सारी चीज़ें होती गई, तो पॉल सैमुएल्सन का कहना है कि एक इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा वाले तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारी इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ, लेकिन पॉल सैमुएल्सन वॉज टोटली अग्री विद द डेफिनेशन ऑफ लाइनल रॉबिन्स। वो लाइनल रॉबिन्स की डेफिनेशन से टोटली क्या थे? अग्री थे। लेकिन उनका बोलना ये था, उसके साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। समझ में आया? तो दीज वर द 4 डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। समझ में आया? कितनी डेफिनेशन हो गई? 4। किसने किसने दी? एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लाइनल रॉबिन्स एंड पॉल सैमुएल्सन। डन। और एडम स्मिथ क्या बोल रहे हैं? वेल्थ। एल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे हैं? मटेरियल वेलफेयर। फिर उसके बाद लाइनल रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं? चॉइस मेकिंग। और पॉल सैमुएल्सन क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ। समझ में आया? दिस इज द पार्ट ऑफ मीनिंग ऑफ योर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद एक्चुअली मुझे स्टार्ट क्या करना था? बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही कैरी फॉरवर्ड, ये यहाँ से जो आपका शुरू हो रहा है, ये आपका शुरू हो रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। अभी तक के हमने क्या पढ़े? इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़े। यानी मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ। पहले वो इकोनॉमिया वाला मीनिंग, उसके बाद ये, फिर उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका नेचर, स्कोप, और फिर वापस नेचर। समझ में आ गया? समझा? और अच्छे से समझा मैंने क्या बोला? हाँ, उसको हम कंसेप्ट भी बोलते हैं और ब्रांच भी बोलते हैं, जो माइक्रो मैक्रो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, समझ में आया? सीक्वेंस समझा आप लोगों को? एक बार और बता देती हूँ। पहले मीनिंग इकोनॉमिक्स का, वो सब जो भी हमने पढ़ा, उसके बाद ये डेफिनेशन साक्षी, उसके बाद माइक्रो मैक्रो वाला, फिर आज का ये नेचर और स्कोप। डन। ऐसा आपका पहले उनने आप लोगों को पूरा इकोनॉमिक्स से फैमिलियर करवाया, फिर उन लोगों ने बताया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, और अब हम लोग यहाँ से पूरा क्या पढ़ने वाले हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स। डू यू गेट दैट? कि once again? डन।
तो शैल वी प्रोसीड फर्दर। एज वी हैव स्टडीड अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स इन लास्ट लेक्चर, कि हम इकोनॉमिक्स को क्या कर रहे हैं, किस में अप्लाई कर रहे हैं टिशा, बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं। और उसके कितने कंसेप्ट में क्या बातें थी उसकी, दो, एक माइक्रो और एक मैक्रो, वो हम लोग देख चुके थे, उसके पॉइंट्स भी देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या क्या होता है, उसमें क्या स्टडी होती है, किस तरीके से उसकी स्टडी की जाती है। जैसे अगर मेरे को आप पूछोगे कि मैम डिफाइन कीर्तिज नेचर, क्लास में सोती, खुली आंखों से नींद आती उसको, गुड मॉर्निंग उसकी होती नहीं, फिर घर जाके बम पढ़ती और दोस्तों को बोलती मैं पढ़ रही नहीं, फिर पास हो जाती 1 नंबर मार्क्स से, उसके 12th में बहुत अच्छे परसेंट आए, बराबर। तो ये क्या है, कीर्ति का नेचर है, छुपा रुस्तम नेचर। कैसा नेचर कीर्ति, छुपा रुस्तम नेचर। तो तुम उसकी भोली शुरू पे मत जाना, वो बम पढ़ाई करती, वो मैं पहले बता रही तुम लोगों को, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उसका नेचर हुआ। अभी मेरा नेचर तुम लोगों को पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, बस जान ही नहीं लेती, बाकी सब ऐसा ऐसा कीर्ति बोले, क्योंकि वो मेरे साथ लाइव लेक्चर्स में पढ़ी है ना 12th, उसको पता है। अब बेचारे तुम लोग तो क्या वीडियो में सुनते मेरे को, तो तुम लोग झाप खाने से बच गए, समझ में आया। तो दिस इज व्हाट आर अबाउट आई एम डिस्क्राइबिंग द नेचर, ठीक है। तो अब वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम लोगों को 1 by 1 क्या करना है, नेचर पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। देखिए ये दिखने में पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशंस भी हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पेंसिल हाथ में रखिए, कुछ नोट डाउन करना रहा तो कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर मैं साइंस बोल रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ पे बहुत सारे साइंस में, जैसे कि आपको पता है, जैसे जहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, बराबर, उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ होता है, ठीक है, सबके अलग अलग, पापाशियस लॉ होता है, सब अलग अलग वहाँ पे, ऐसा मुझे उतना याद नहीं है, ठीक है। तो जैसे साइंस इज अ प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ पे बहुत सारे लॉज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही जैसा साइंस होता है वैसे ही आपका क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी आप लॉज बना सकते हैं, थ्योरीज बना सकते हैं, समझ में आया। तो साइंस और बिजनेस इकोनॉमिक्स को यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, सेम बोल रही हूँ, समझ में आया, क्योंकि साइंस क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो जैसे साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे ही आपका इकोनॉमिक्स भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और एक बात यहाँ पे ना नवीन, तू कॉमन याद रख ले कि ये सारे पॉइंट्स में एक बात कॉमन है, दैट इज व्हाट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। समझा क्या ख्याति, यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है किट की, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो उर्वी वी हैव टू स्टडी कि यहाँ पे हम जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के। तो साइंस भी किसको बोल रहे हैं हम लोग, बिजनेस इकोनॉमिक्स को साइंस बोल रहे हैं। समझ में आया क्या। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैं क्या बोल रही हूँ, साइंस बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे ही आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। डन, गुड। आगे, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यस, बिजनेस इकोनॉमिक्स की काफी सारी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी क्या करती है, डील करती है। कल ही तो पढ़ के आए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट्स है वो हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं ला सकते क्या, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन की स्टडी क्या है, सब एक एस्पेक्ट ही है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है बेटा, सॉरी, बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे डील करता है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ। वापस से सुनो क्या बोला मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी में अप्लाई, समझा अच्छे से, कि जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोचेस हैं वो सारे अप्रोचेस को मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ।
समझ में आया? जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन की स्टडीज, याद आया क्या? कल हमने ये सब पढ़ा था। ओके, इनकॉर्पोरेट मैक्रो एनालिसिस ऑल्सो, वो नाम अलग कर दिया, बात वही है कि बेस्ड ऑन मैक्रो एनालिसिस। तो जैसे आपका क्या कहा मैंने, जैसे आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है, वैसे ही आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी क्या करता है, डील करता है। समझ में आया? कैसे? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, बीओटी, बीओपी, याद आया कल पढ़ा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी बातें भी तो बिजनेस से रिलेटेड ही है ना। तो आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी क्या करता है, डील करता है। समझ में आया अच्छे से? माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी डील करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि एक बार और समझ में आ गया अच्छे से? किसी एक को भी लगता है तो ही और शी कैन आस्क, ठीक है? चलिए, इज एन आर्ट, इज एन क्या आर्ट, क्या इज कौन किसकी बात कर रहे हैं? इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे एक चीज कॉमन आपको याद रखना है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो कौन है? सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। व्हाट इज आर्ट? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थिंग्स इज नोन एज आर्ट। साइंस क्या था? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज था, और आर्ट मतलब क्या? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थिंग्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। बिजनेस में तो सारी चीजें कैसे होती है? प्रैक्टिकली। बिजनेस इज ऑल्सो एन आर्ट ना, कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, किस तरीके से आप बिजनेस में चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से आप बिजनेस चला रहे हैं, वो भी तो एक स्किल है, एक आर्ट है। बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जैसे पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। एवरीथिंग इज एन आर्ट। हाउ यू प्रेजेंट द थिंग, हाउ डू यू डू दैट, ठीक है? आप अपने स्किल्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आने में और प्रेजेंट करने में बहुत फर्क होता है। समझ में आया आप लोगों को? चीजें पढ़ के रख लेने में और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में बहुत फर्क होता है। समझ में आया? हाउ डू यू प्रेजेंट इट, दैट मैटर्स द मोस्ट। समझ में आया? तो आर्ट मतलब क्या? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्किल्स। तो वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया है? आर्ट बोला गया है। समझ में आया क्या? ठीक है। यूज फॉर द थियोरी ऑफ मार्केट, मतलब अगर मुझे मार्केट थ्योरी भी अगर पढ़नी है, प्राइसिंग वगैरह पढ़ना है, मार्केट के बारे में पढ़ना है, मार्केट के नेचर के बारे में पढ़ना है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता है। समझ में आया आप लोगों को? यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मार्केट। यानी अगर मुझे मार्केट के बारे में स्टडी करना है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैं यूज करूंगी। ठीक है। अब ये जो प्रेग्मेटिक अप्रोच है, अब ये नया वर्ड है, हमने तो पहली बार सुना, हमको नहीं पता प्रेग्मेटिक क्या होता है। तो सुनिए, सबसे पहले तो अपन सिंपल मीनिंग पढ़ लेते हैं कि प्रेग्मेटिक का मतलब क्या होता है। प्रेग्मेटिक का मतलब होता है कंसिडरिंग प्रैक्टिकल अप्रोच रादर देन थ्योरी। लिख लीजिए, लिख लीजिए। आप लोग क्या समझते हैं अपने आप को? दिमाग कंप्यूटर है, मतलब क्या क्या समझ रहे हैं आप लोग? कि मेरे को तो अभी यहाँ से साल भर बाद भी प्राची मैम रोड पे खड़े होकर पूछेंगी ना प्रेग्मेटिक का मतलब क्या है, तो मैं बताऊंगा। बहुत कंप्यूटर दिमाग है मेरा। नहीं मतलब बोलने के बाद लिखते बाबा, मैं क्या ही बोलूँ अब मैं। लिख लिया? चलो एक लाइन तो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। प्रेग्मेटिक का मतलब क्या? कि कंसिडरिंग प्रैक्टिकल अप्रोच रादर देन थियोरेटिकल अप्रोच, उसका मतलब क्या होता है? प्रेग्मेटिक। तो एक्चुअली अब आपका जो माइक्रो एनालिसिस जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के ऊपर। आपका जो क्या बोल रही हूँ मैं, आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ज्यादातर काय पे डिपेंड करता है? थ्योरी अप्रोचेस पे डिपेंड करता है और अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन संस्कृति जो तेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने? बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे डिपेंड करता है। समझ में आया?
प्रैक्टिकल चीजों से क्या करता है, डील। तो प्रैग्मेटिक समझ गया अच्छे से। शुड आई प्रोसीड फर्दर? फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का मतलब होता है कि ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये बहुत सारी चीज़ों से प्रेरित है, बहुत सारी चीज़ों से डिपेंडेंट है। जैसे सपोज अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, ये थ्योरी, वो थ्योरी, ये साइंस, वो साइंस, यानी बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ों से लाया गया है। समझ में? इंटरडिसिप्लिनरी यानी बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन से, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से इसको उठाया गया है। समझा कि एक बार और? हाँ समझिए। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि ये जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस से लाया गया है, उठाया गया है। समझ में? बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से इसको लिया गया है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? एक बार और समझा? ओके। नॉर्मेटिव इन नेचर। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने आज से पहले पॉजिटिव इन नेचर और नॉर्मेटिव इन नेचर समझा है क्या? मतलब पता है क्या? चलिए तो थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ नॉर्मेटिव इन नेचर बोला है तो मैं नॉर्मेटिव पे ज़्यादा फोकस करूंगी रादर देन पॉजिटिव पे। ठीक है, दो अप्रोचेस होते हैं, एक होता है नॉर्मेटिव इन नेचर और एक होता है पॉजिटिव इन नेचर। तो पॉजिटिव इन नेचर बोलता है कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है, व्हाट इज, और नॉर्मेटिव बोलता है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए था। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका डिपेंड करता है नॉर्मेटिव नेचर पे। एक बार वापस से सुनिए, मैं पॉजिटिव आपको बहुत शॉर्ट में बता के खत्म कर दूंगी। पॉजिटिव में सिर्फ आप इतना याद रखिए कि पॉजिटिव रियलिटी की बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है कि व्हाट इज, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव रियलिटी की बात करता है, फैक्ट की बात करता है कि व्हाट इज। लेकिन नॉर्मेटिव किसकी बात करता है, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी किससे डील करता है, नॉर्मेटिव नेचर से। तो नॉर्मेटिव नेचर मतलब क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी ये बोलता है कि क्या होना चाहिए, मेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स और किस तरीके से बेहतर हो सकता है और किस तरीके से और अच्छा हो सकता है, मेरे बिजनेस में और क्या होना चाहिए। जैसे वी आर रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो डे बाय डे एंड एवरी डे ईच सिंगल मिनट व्हाट वी आर थिंकिंग कि और क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी। समझ में आया? तो नॉर्मेटिव के नीचे लिख लो व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। शुड बी लिखो वो ज्यादा अच्छा है, वो ऑट वाली इंग्लिश बहुत हाई हो जाती है, वो अपने को फिर जमती नहीं। ठीक है, तो क्या लिखे, क्या बोलना है अपने को, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वन, प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। दो नेचर होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव नेचर और एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव नेचर। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है, प्रिस्क्रिप्टिव, यानी जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ नहीं है, कैसा है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, दिया हुआ है। समझ में आया? तो कैसा नेचर है उसका, प्रिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है, तो क्या लिखेंगे, प्रिस्क्रिप्टिव। समझ में आया? कैसा भी एमसीक्यू आता, तुम ये सोचना नहीं ये तो पॉइंट्स ही है मैम, हाँ तो पॉइंट्स है। तो अगर आपको पूछ लेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है कि आर्ट है, तो क्या लिखोगे, बोथ है। आ गया ना एमसीक्यू क्वेश्चन। तो दिस इज व्हाट, ये पता है कि पढ़ाने के साथ साथ ही आता है, इसलिए मैं बोलती हूँ क्लास मत मिस किया करो, क्योंकि क्या होता है वो एट प्रेजेंट ही आता है। पढ़ाते पढ़ाते मुझे ही समझ में आएगा ना कि अब किस पे एमसीक्यू आ सकता है। तो इट इज सो देयर इज एवरी क्लास इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी क्लास इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कौन से क्लास में मैं कब कहाँ क्या बोल दूँ मुझे भी नहीं पता रहता। ठीक है, तो एक एमसीक्यू बन गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे, क्या है, साइंस है या आर्ट है, तो आप क्या बोलोगे, बोथ है। नेचर कैसा है, प्रिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, उसके बाद अप्रोच कैसा है, प्रैग्मेटिक है। समझ में आया? ये सारी चीजें आपने एक बार भी ढंग से अगर पढ़ ली ना, तो जब आप सॉल्व करने जाते हैं एमसीक्यू तो आपको बराबर क्लिक होता है कि हाँ ये एक बार मैंने पढ़ा। अब क्या है, आपके लिए प्रैग्मेटिक वर्ड नया नहीं रहा, क्योंकि अब आपने उसको स्टडी कर लिया ना अच्छे से। समझ में आया? चलिए, लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज व्हाट, स्कोप। अच्छा, स्कोप मतलब क्या,
लिमिट, एक्सटेंट, एरिया। मैं हमेशा सब लोगों को, जैसे मैंने नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया आप लोगों को कि नेचर क्या होता है, तो वैसे ही मैं आप लोगों को स्कोप के बारे में भी बताऊंगी कि स्कोप क्या होता है। स्कोप यानी किसी भी चीज का लिमिट, एक्सटेंट, एरिया। सिंपल भाषा में बोलूँ तो औकात, सिंपल भाषा में यही होता है कि कितना मेरी पहुंच है, कितना मेरा एक्सटेंट है, कितना मेरा लिमिट है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप माइक्रो में अलग है और मैक्रो में अलग है। दोनों के एरियाज, लिमिट, एक्सटेंट डिफरेंटली डिफाइन किए गए हैं। जैसे बहुत सी बार स्कोप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इज ऑल अबाउट आपका वो कॉमर्स। अभी आप कॉमर्स में हैं तो क्या आप इंजीनियर और डॉक्टरी कर सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कॉमर्स के दायरे में नहीं है, वो कॉमर्स के लिमिट में नहीं, तो कॉमर्स के स्कोप में नहीं, यानी लिमिट होगी ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैट इज व्हाट ऑल अबाउट स्कोप एंड लिमिट। तो वैसे ही हम लोग किसका स्कोप और लिमिट पढ़ रहे हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप और लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें माइक्रो, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। आप लोग विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना पड़ता है? आप डिमांड एनालिसिस करते हो, डिमांड फोरकास्टिंग करते हो। फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर विजन, फ्यूचर फॉरसाइट। तो आपको एनालिसिस करना ही पड़ता है, आपके दायरे में आता है ना वो, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कितनी डिमांड फ्यूचर में हो सकती है, ठीक है, कितना डिमांड लोग कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही तो मैं मेरा प्रोडक्शन करूंगी ना। तो डिमांड एनालिसिस करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, उस पर लगने वाली लागत कितनी होनी चाहिए, कितना खर्चा मेरे को बेयर करना है, क्या ये सब मेरा दायरा नहीं है क्या? ये सब मेरा, और ये सब किसकी बातें हो रही है? माइक्रो एनालिसिस, मतलब ये माइक्रो का स्कोप है। बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये किसका स्कोप है? माइक्रो का स्कोप है, ठीक है। देखो ना, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये सब माइक्रो चीजें हैं, ठीक है। जब आप मैक्रो पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो सब छोटा छोटा चिल्लर था, बड़ा बड़ा तो सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये किसके एंगल से लिखे हुए हैं? होल इकोनॉमी के एंगल से लिखे हुए हैं। एग्रीगेटिव कंसेप्ट है ये। और ये कैसे है बेटा? आपके इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। समझ में आया? उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? स्टॉक मैनेजमेंट। इन्वेंट्री, कितना स्टॉक है, कितने स्टॉक की मुझे नीडेड है। आपको पता है एक तरीके से आप लोग कैसे अपने स्टॉक को मैनेज करते हो? रिफिलिंग करना पड़ता है ना अपने को, कि इतना कम तक मेरा स्टॉक पहुंच गया है, मुझे इसको यहाँ तक लाना है, और फिर जब वो वापस इतना आएगा तो मुझे वापस उसको यहाँ तक लाना है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि हाउ मच मिनिमम यूनिट्स शुड बी मेंटेन्ड इन योर गोडाउन। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। रिसोर्स अलोकेशन, यस, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे प्यारा एस्पेक्ट है, रिसोर्स अलोकेशन। कि आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए ये आना चाहिए कि आप अपनी रिसोर्सेज को किस तरीके से क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अलोकेशन का मीनिंग अगर याद नहीं आएगा तो लिख लो कि उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फालतू बाद में फिर कंफ्यूजन होने को नहीं होना। थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना मेरे पास पैसा आना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितनी लागत लगनी चाहिए। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि कितना मिनिमम प्रॉफिट, इतना तो होना ही चाहिए कि मैं अपने खर्चे निकाल के थोड़ा सा बचा सकूं। तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का मेन एस्पेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट एनालिसिस। समझ में आया आप लोगों को? तो प्रॉफिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और हर बिजनेस यही एंगल से रन होता है, क्योंकि उसको उसके प्रॉफिट को क्या करना होता है? मैक्सिमाइज करना होता है। तो मैक्सिमाइज करने के एंगल से ही वो क्या होता है? रन होता है। रिस्क, रिस्क के बिना तो बिजनेस चलता ही नहीं। बिजनेस यानी ही रिस्क, रिस्क ही लेते हैं हम लोग, हर चीज में हम लोग क्या लेते हैं? ये भी क्या है? रिस्क है। तो लिया ना, क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना है, हमको भी आगे बढ़ना है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट रिस्क, ठीक है। फिर आता है अब मैक्रो के, इसके अप्रोचेस समझ गए। ये इतना एक्सप्लेनेशन इसके लिए ठीक है। जहाँ डिटेलिंग चाहिए थी वहाँ मैंने प्रॉपर आपको डिटेलिंग दिया, जहाँ नीडेड नहीं है वहाँ अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये तो एक एक लाइन के कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, इकोनॉमिक सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सिस्टम इज नॉट अबाउट वर्धमान नगर, इट्स ऑल अबाउट द होल इकोनॉमी, ठीक है। सेकेंड, बिजनेस साइकिल। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस साइकिल?
अप्स एंड डाउन्स। क्या कभी भी कोई भी बिजनेस कांस्टेंट चलता है क्या? क्या कभी भी कोई भी इकोनॉमी कांस्टेंट चलती है क्या? समटाइम देयर इज प्रॉफिट, समटाइम देयर इज लॉस, समटाइम देयर इज बीपी, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, समटाइम देयर इज रिसेशन, समटाइम डिप्रेशन, बूम, अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो वो सारी चीज़ों की स्टडी भी मायने रखती है। और ये जो स्टडी होती है ये माइक्रो में आएगी क्या? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, ये कहाँ आएगी? मैक्रो में आएगी, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करता है। समझ में आया आप लोगों को? जनरल ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स मतलब प्राइस लेवल क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है, नेशनल इनकम क्या चल रहा है, और ये सारे एस्पेक्ट कौन से हैं? मैक्रो वाले एस्पेक्ट्स हैं। इसमें आपने एक भी माइक्रो वाला एस्पेक्ट देखा क्या? नहीं। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर भी आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के काफ़ी डिसीजन डिपेंड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजंस के ऊपर ही हमारा सब कुछ डिपेंड करता है। अब जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, किसकी पॉलिसी है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है। डिसीजन लेने वाला कौन? गवर्नमेंट। हम पे इफेक्ट आएगा ना बिजनेस पे, तो हम भी तो उसके अकॉर्डिंग। और अच्छा, वो सिर्फ क्या एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए डिसीजन लेते हैं क्या? नहीं, वो पूरी इकोनॉमी के लिए डिसीजन लेते हैं, जो सब पे क्या होता है? अप्लाई होता है। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट सबको पता है, इट इज़ अ वेरी बिग मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इंक्लूडेड होती हैं। जिसमें आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इज़ अ वाइडर एस्पेक्ट, एंड फाइनेंशियल मार्केट इटसेल्फ इज अ वाइडर एस्पेक्ट, जहाँ से हम लोग पैसा लाते हैं। और सिर्फ तेरे लिए और मेरे लिए नहीं है साक्षी, पूरी इकोनॉमी के लिए। सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, येस, दीज आर ऑल्सो सम, मतलब सम एक्सटेंट तक ये भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, सोशो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके होते हैं। एंड द लास्ट वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अफेक्ट करता है बॉस आपके बिजनेस को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। समझ में आया कि क्या चल रहा है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कौन सी पार्टी आ रही है, इलेक्शंस क्या चल रहे हैं, सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और ये सारी चीज़ें कैसी होती है? इकोनॉमिक लेवल पे होती है, इंडिविजुअल लेवल पे होती है क्या? नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वहाँ एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ था नहीं। ठीक है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था जो कुछ पॉइंट्स थे इसमें। हाँ, लेकिन आपको स्कोप में ये बातें आनी चाहिए। कभी कभार एक एग्जांपल दे देती मैं, कभी कभार एक एमसीक्यू कैसा आ जाता कि टिक द स्कोप फ्रॉम द फॉलोइंग, व्हाट आर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अंडर बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आपको ये इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव दे दिया जाएगा, या 3 रॉन्ग 1 राइट दे दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्कोप में कौन कौन सी बातें आती हैं। समझ में आया? इस तरीके से आपको एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है चैप्टर का, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करने वाले हैं, दैट वो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू उसके ऊपर आएंगे। तो आगे वाले लेक्चर्स में प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपके एमसीक्यू आएंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश अप होता है, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, और उसके बाद हम लोगों ने उसका कंसेप्ट देखा, दैट इज व्हाट माइक्रो मैक्रो। आज हम लोगों ने नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देखा, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? स्कोप देखा। So with this we are going to end this lecture today and meet you in the next lecture with the next topic. ठीक है, चलिए guys.